आज 12 सितंबर 2022 और हम गंगा घाट पटना जहाँ की हम क्लास लेते हैं वहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि आज मंडे है। मंडे के दिन हम सामान्यतः छुट्टी रखते हैं, लेकिन हमने सोचा कि मंडे के दिन छुट्टी क्यों रखी जाए, क्यों ना हम अपने स्टूडियो में बैठ के गंगा का सीन दिखाते हुए आपके साथ कुछ रूबरू हो जाएं। तो हम आज रूबरू हैं आपके साथ गंगा के किनारे ही समझिए, और आप इसको वर्चुअल मीडियम से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम जानना चाहते हैं, पहली बात जो हमारा पहला जो शेड्यूल होता है उसमें क्या होता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटजी। हम स्ट्रैटजी के ऊपर में चर्चा करते हैं कि क्या स्ट्रैटजी होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रैटजी जो है, जो हमारे रणनीति है, उसी के द्वारा हम एग्ज़ाम को निकालते हैं। ये बात तो सही है कि स्ट्रैटजी के द्वारा ही हम एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉलेज डोमेन तो एक ऑप्टिमम होना चाहिए। एक लेवल तक नॉलेज का तो रोल है, ये ऑप्टिमम तो बिल्कुल होना चाहिए कि आप उसके लिए भी मेरा जो स्ट्रैटजी है वो क्या है नॉलेज डोमेन एक्वायर करने का। स्ट्रैटजी बड़ा सिंपल सा है जो हम बार बार बात करते हैं। पहला स्ट्रैटजी होता है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कम से कम किताबें। कुछ जगह बताई जाती हैं हमारे यूट्यूब वगैरह में कि एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। पता चला कि बच्चे ने 1 साल तक पूरा एनसीईआरटी की किताब को घोंक लिया है, और जब वो पीटी का क्वेश्चन उसके पास आता है यूपीएससी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बना पाता है। तो मतलब ये स्ट्रेटजी गलत तो है। एक हाइपोथेटिकल और ओपिनियनेटेड आप स्ट्रेटजी बताएंगे तो काम नहीं करेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताबें पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन हमारा स्ट्रैटजी ये होता है कि हम सिलेबस के हिसाब से एक किताब चुनें और उस किताब के साथ हम एनसीईआरटी को लिंक कर लें। ये तरीका ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे आपका मान लिया कि हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम हम रेफ़र कर रहे हैं, हम किसी किताब का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बोले मैं स्पेक्ट्रम रेफ़र करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, और स्पेक्ट्रम को मैं जोड़ता हूँ कहाँ, एनसीईआरटी के साथ। कि जैसे मान लिया परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, कॉर्नवालिस जी हैं, हम पढ़ रहे हैं सिलेबस से, स्पेक्ट्रम से हम पढ़ रहे हैं, हम उसको जोड़ते हैं एनसीईआरटी के 12th क्लास के पहला चैप्टर से, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। मतलब कि उपनिवेशवाद एवं हमारा जो गांव की व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था उस समय कैसी हुई थी, हम उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम मान लें कि बात कर रहे हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, तो हम चले जाएंगे 7th क्लास के एनसीईआरटी के साथ, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी सिलेबस को डोमेन से हम जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारा एक काम होता है। तीसरा क्या हमारा डोमेन होता है, तीसरा हम बात करते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर तो टेक्स्ट बुक है, तो न्यूज़पेपर को हमें कहाँ जोड़ना होता है, न्यूज़पेपर को हम जोड़ते हैं फिर अपने सब्जेक्ट डोमेन से। मान लिया कि आज एक न्यूज़ आया कि किसी बैंक की स्थिति बहुत ख़राब है और बैंक को रिकैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो हम बात करते हैं कि भाई देखिए बैंक की स्थिति तो ख़राब है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले भी समझ चुके हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये हम तो पढ़े हैं, सिलेबस में हमारा है कि बैंक को कैसे हम ठीक करेंगे। और चलिए हम इसको समझते हैं अपने एनसीईआरटी से, मनी एंड बैंकिंग जो हमारा 12th क्लास का एक चैप्टर है, वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारा तरीका होता है कि मान लिया कि आज के दिन में कोई न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, गवर्नर का रोल, तो हम न्यूज़ के साथ जोड़ते हैं, गवर्नर के बारे में बात करते हैं। फिर हम चलते चलिए हम आपको डिस्कस करके ले जाते हैं अपनी किताब में लक्ष्मीकांत में, जहाँ कि हम गवर्नर के बारे में पढ़े हैं, या मान लिया डीडी बसु पढ़ रहे हैं या सिंघवी पढ़ रहे हैं, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ साथ हम उसको ले जाते हैं आपको एनसीईआरटी में, और आपका हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। सिमिलर वे में अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं, मान लिया कि हमने ये डिस्कस किया कि भाई राजनाथ सिंह मंगोलिया गए और मंगोलिया में उनको घोड़े मिले, तो भाई ठीक है, तो छोटा सा करंट अफेयर है, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे कि मंगोलिया देख लो, मैप देख लो, चाइना रशिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, मतलब समझिए हमारे पटना ज़िला के बराबर जनसंख्या है, लेकिन वहाँ का कल्चर क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, हमेशा घोड़ा ही क्यों देते हैं, नेहरू को घोड़ा दिए, मोदी को घोड़ा दिए, राजनाथ सिंह को घोड़ा दिए, क्या कारण है घोड़ा देते रहते हैं भाई। तो घोड़े का रिलेशन है उनका, क्योंकि मंगोलिया में जितने पॉपुलेशन है, शायद 30-32 लाख पॉपुलेशन, उतने ही घोड़े हैं वहाँ पर।
हर आदमी के लिए घोड़ा है। चलिए आज की बात नहीं, वो अपने आप को जोड़ते हैं चंगेज खान से। चंगेज खान से हिंदुस्तान की संस्कृति का क्या रिलेशन है? तो चलिए बाबर को पढ़ लेते हैं। बाबर को कहाँ से पढ़ेंगे भाई? तो बाबर को पढ़ेंगे हम मेडिवल इंडिया क्लास 7th के बुक से, साथ ही साथ हम अपने टेक्स्ट बुक से। ठीक है, हमारा कोई मान लिया एक किताब आपने चूज किया है मेडिवल इंडिया के लिए, सतीश चंद्र राय चूज किया, एक सपोज किया, एक हम बात कर रहे हैं, या प्रज्ञा दलाल दहिया को चूज किया, जो भी किताब आप चूज किए हो, उस किताब के साथ उसको जोड़ेंगे कि चलिए हम बाबर को वहाँ से समझते हैं कि भाई चंगेज का वंशज था। अब चंगेज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि चंगेज कैसे आधे विश्व को, मतलब एशिया को तो करीब करीब, हाँ एशिया, आधा एशिया का ही है, को उसने अपना कैप्चर में ले लिया था, किस तरीके से। तो ये हमारा अप्रोच होता है, जिस अप्रोच की हम बात करते हैं। तो चलिए ये हमारा स्ट्रैटेजी है कि वन बुक वन गुरु। वन गुरु का रोल बहुत बड़ा है। उपनिषद करने, इसलिए मैं गंगा घाट बुलाता हूँ आपको, कि गंगा घाट पर आपको उपनिषद होता है, एक गुरु। मैं अपने आप को सेल्फ एक्लेम्ड गुरु मान रहा हूँ, मान लिया, तो इसलिए भी मानता हूँ मैं अपने आप को कि मैंने थोड़ा सा तो प्रूफ किए ही हैं कि भाई मैंने काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, या मैंने एग्ज़ाम निकाला है, तो मुझे रास्ता देखा हुआ है, मैंने निकाले भी हैं। और निकालने का सबसे बड़ा सबूत आज के समय में ये होता है कि जब आपके अपने परिवार के लोग काफ़ी निकाले होते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा तो क्लेम बनता है, क्योंकि मैंने अपने परिवार को निकाला है। नहीं तो मान लिया मैं इंस्टीट्यूट खोल दिया हूँ और कोई बच्चा अपने से निकाला, मैंने निकाला, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये देखेंगे एक एक आदमी के फोटोग्राफ्स बहुत जगह लगे रहते हैं, पता नहीं क्या कहानी है उसके बीच में। शायद इंटरव्यू लेते होंगे, इंटरव्यू लेकर उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा ही है। बहुत सारे हैं, बोलते भी है कि मैं इंटरव्यू लिया मतलब पूरा मैंने एग्ज़ाम की गारंटी ले लिया। भाई आपने तो उसको मेंस पढ़ाया ही नहीं है, आप उसको तो जोड़े ही नहीं है। तो ये है, कुछ टेस्ट सीरीज लेते हैं, बोलते मेरा रिजल्ट मेरा ही है। भाई तो ऐसा नहीं होता है, आपका मत सोचिए ऐसे, आप गुरु मत बनिए। आपको एक तरीका लगाना पड़ेगा कि भाई आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ के लोग आपके बारे में बोले, आपको प्रचार करने की ज़रूरत ना हो। सही बात है। तो ये खैर मैं स्ट्रैटेजिकली बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि उपनिषद कीजिए, नज़दीक आइए, बैठिए, बात कीजिए, आप अपना कॉपी चेक कराइए। कॉपी चेक कराने की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। चलिए हम 10 मिनट तक स्ट्रैटेजी चर्चा करते हैं गंगा घाट पर। 10 मिनट तक मेरा स्ट्रैटेजी ही सुन लीजिए। तो हम क्या करते हैं, कॉपी चेक करने की हम क्या बात करते हैं कि आप जैसे मान लिया एक चैप्टर पढ़ा, मान लिया फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के मूलभूत सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कौन सी किताब से पढ़ रहा हूँ, मैं ओपन कर देता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सी किताब से, विवेक सिंह की किताब से। तो विवेक सिंह की किताब से मैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, मैं नेशनल इनकम का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा अब काम ये है कि मैं आपका मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भैया डेफिनेशन लिखो 20 वर्ड्स में। अब आप 50 वर्ड्स में मुझे वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं उसके, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको एनसीईआरटी ने बताया, सीबीएसई ने बताया कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होगा, मैं इसमें बात करूँगा कि भाई ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ लूँ कि भाई पैसे को हमें इधर से उधर करने हैं, कि रुपया को डॉलर, डॉलर को रुपया। क्यों रुपये के अवमूल्यन हो रहा हो, क्यों वाई इट इज सो, क्यों ऐसा हो रहा है, रुपये का अवमूल्यन करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्या भाई। क्वाइट नेचुरल ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। तो मैं आपको 20 वर्ड्स का डेफिनेशन करवा रहा हूँ, वाई इट इज सो, क्यों ऐसा हो रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च सोचने के ढंग का जो आपका कौशल है उसका मैं ज्ञान ले रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ। और मैं उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ 100, 150, 200, 400 वर्ड का, कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, इसमें कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज़ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्किल। तो मेरी बात आप समझ गया। तो चलिए 10 मिनट मेरा पूरा हो रहा है। अब हमारा दूसरा सीरीज क्या होता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम आपके साथ बात करते हैं अभी। चलिए हम आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर तो हम वही करते हैं, कोई भी एक साइट पे चले जाते हैं, कोई साइट किसी दिन भी पकड़ा जाता है, जो साइट पे हम देखते हैं कि करंट अफेयर अभी क्या चल रहा है, कल का क्या क्या न्यूज़ कहाँ कहाँ से कंपाइल किया है साइट वालों ने।
आज का साइट शायद हमने लिया है अड्डा 247, ठीक है। अड्डा 247 जो है एक साइट है जो सिविल सर्विसेज को गाइडेंस करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है, तो हम उनका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स को हमें ग्राउंडिंग करना पड़ता है। क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करना पड़ता है। हमने वर्ड यूज किया है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि करंट अफेयर को हम लेके जाएंगे आपको डोमेन में, जिस डोमेन से हमें सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आता है। क्या करंट अफेयर है भाई? पहला न्यूज हम देख लीजिए कि ये बोल रहा है कि किंग चार्ल्स III असेंड्स टू द थ्रोन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। भैया यूनाइटेड किंगडम, मैप बनाइए यूनाइटेड किंगडम का। आपको मैप बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन है का मैप बनाएंगे, हम इंग्लैंड का मैप बनाएंगे, इंग्लैंड के साथ हम आपको आयरलैंड बनाएंगे, वेल्स बनाएंगे, स्कॉटलैंड बनाएंगे। तो हमें एक मैप बनाना होगा और हमें मेरिडियन ड्रॉ करते हुए एक मैप बना लेंगे। ये हमारा ग्राउंडिंग पार्ट हुआ। अब हम बोल रहे हैं कि किंग चार्ल्स III असेंड्स टू द थ्रोन, इससे पहले कौन थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में जानेंगे कि भैया कब आई, तो ये आई 1937 में, ठीक है। हम इससे पहले जानेंगे कि इसके पहले कौन थे, इनके जो फादर थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है दिल्ली दरबार कोरोनेशन, दिल्ली दरबार कोरोनेशन, दिल्ली दरबार कोरोनेशन कब हुआ? तो 1911। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसके कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली दरबार कॉन्वोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर गया। उसके बाद क्या है भाई, आपका कुछ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कुछ नए डिस्कशन हुए। आपको क्या करना है? 1911 दिल्ली दरबार पर कुछ राइटअप लिखना है। आपको क्वीन एलिजाबेथ के बारे में एक पैराग्राफ थोड़ा लिखना होगा, और आपको उसके साथ साथ यूके के बारे में थोड़ा समझना होगा कि आज के दिन में अगर हम बोले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ की रानी थी है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 5 या 6 जगहों को। तो ये कहते हैं हम लोग ग्राउंडिंग पार्ट, करेक्ट। दूसरा न्यूज आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रोवाइड्स टिप्स फॉर अवॉइडिंग फ्रॉडुलेंट लोन एप्लीकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर टिप्स कह रहे हैं कि भाई लोन जो गलत लोग ले रहे हैं उसका करें। लोन हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं इसको एनपीए। एनपीए के बारे में याद कीजिए, कहाँ पर आपका एनपीए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम सरफेसी एक्ट के बारे में बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के नोट्स का रिवीजन अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2016। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका ट्रिब्यूनल है NCLAT, जो आपका ट्रिब्यूनल है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सरफेसी एक्ट ABC तो हम बात है किधर की है। इसके लिए कुछ बेसल नॉर्म्स भी है, बेसल नॉर्म्स। बेसल 3 को देख लीजिए। इसके साथ आपको क्या करना होगा भाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। ये सभी टॉपिक जो है इसके साथ हमें ग्राउंडिंग करने पड़ेंगे। फिर एक और न्यूज आ रहा है कि बिहार CM इनॉग्रेट्स, चलिए हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। बिहार CM इनॉग्रेट्स, क्या इनॉग्रेट करते? फल्गु रिवर पर रबर डैम। रबर डैम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेकेंड डैम है, सेकेंड रबर डैम है वो इंडिया का। बिहार का फर्स्ट है रबर डैम है। प्रोजेक्ट क्या? फल्गु नदी। फल्गु नदी का कहाँ का, किसका डिस्ट्रीब्यूटरी है, किस जिला से निकल जाता है, ये मैप वर्क करना होगा फल्गु नदी का। इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए फल्गु नदी। तब विष्णुपाद मंदिर करेंगे। विष्णुपाद मंदिर मतलब विष्णुपाद मंदिर को किसने बनाया भाई? अगर मान लिया कि हम बोलते हैं अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई को आपको क्या करना होगा? अहिल्याबाई के ऊपर में आपको एक राइटअप लिखना होगा कि क्योंकि मंदिरों का रिनोवेशन काफ़ी सारे इसने किए हैं। विष्णुपद। इसके बाद क्या? गया पितृपक्ष। पितृपक्ष का मतलब क्या होता है भाई? कौन सा पक्ष पे के पक्ष कौन सा महीना में होता है, कौन सा नक्षत्र में होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके। उसके बाद जब गया का नाम करेंगे तो गयासुर। गयासुर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि गयासुर कौन थे। असुर तो थे ही, और इसको विष्णु ने इसको ले लिया, दान ले लिया। तो आर्य अनार्य का जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में भी लैंड का जो प्रॉब्लम है, किस तरह से आर्य लैंड लेते थे, तो गया असुर जो कि उसके ऊपर में आपको थोड़ा समझना होगा। इस तरह से हमारा और भी न्यूज़ है कि सिंगापुर, नहीं बिहार CM तो हो गया। फिर आपका हो गया कि सिंगापुर अवार्डेड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया। ठीक है, मेडल तो दे दिया लांबा जी को, बड़ी बात है। लेकिन सिंगापुर का लोकेशन,
सिंगापुर का लोकेशन आपको देखना होगा, मलाक्का स्ट्रेट समझना होगा, वियतनाम का क्या रोल हो सकता है वो समझना होगा, लाओस कहाँ पर है। मैप वर्क तो बिल्कुल कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ सीएम इनॉग्रेट्स 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डैम है, कौन कौन से रिवर है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे आया है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्शिप एक्ट 1991। तो आप देखेंगे करंट अफेयर्स को जैसे ही हम ग्राउंडिंग करने लगते हैं वैसे ही हमारा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन जो है शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि हम अपने स्टैटिक पोर्शन में घुस रहे हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो हम न्यूज़ को तो जानते ही, न्यूज़ के साथ हम जोड़ते हैं अपने आप को। और फिर एक और न्यूज़ आपका यहाँ पर है कि DRDO इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM ऑफ उड़ीसा कोस्ट। QRSAM, चलिए हम इस न्यूज़ को समझते हैं कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी, चलिए हम न्यूज़ स्लाइड ले लें कि DRDO और आपका इंडियन आर्मी। DRDO आपको पता ही है DRDO क्या करता है, ये आपका रिसर्च का काम करता है। किसके साथ भाई, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के लिए मेनली, अदर फैक्टर में भी चलता है। ये आपको 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है आपको चांदीपुर का लोकेशन देख लीजिएगा, चांदीपुर आपको उड़ीसा, बालासोर। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन आर्मी कंप्लीटेड 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो DRDO ने डेवलप किया इंडियन आर्मी के साथ, इसका फ्लाइट टेस्ट लिया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर, उड़ीसा कोस्ट, पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ट्रायल्स। QRSAM क्या है भाई, तो QRSAM क्विक रिएक्शन नाम ही बता रहा है, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। QRSAM जो है प्रोटेक्टेड शील्ड देता है जो कि इन द मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एरियल अटैक्स। मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल जब आपको आता है आपका टैंक के ऊपर में, तो उसके ऊपर में आपको जो आर्मी का जो टैंक है, मान लिया टैंक है, टैंक के ऊपर में एक शील्ड दे देता है। इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मी, एक्सप्लोसिव रिएक्टर पैनल, IRP रिएक्टर पैनल। मतलब कि जैसे ही कोई मिसाइल टकराया हमारे टैंक से, कि टैंक के ऊपर में एक पेंट का एक लेयर है, जो पेंट जो है सो आपको पूरा का पूरा उसको मिसाइल्स को न्यूट्रीफाई कर देता है। तो इसमें जो है लॉन्ग रेंज, मीडियम अल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, मीडियम अल्टीट्यूड, इस सब के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आप इस न्यूज़ को बहुत आसानी से आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं कि कैसे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हम लोग काम करते हैं। तो दूसरा एक न्यूज और भी है इम्पॉर्टेंट कि इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसइंगेज एट LAC फ्रिक्शन इन लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो भारत और चाइना का जो है आपका पैंगोंग त्सो लेक, दौलत बेग ओल्डी, आपने कल भी इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा था, कल भी हम इसको पढ़ाए थे आपको गंगा घाट पे, बहुत डिटेलिंग किए थे। चूँकि आज तो हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी ही अपना घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ उपनिषद कीजिए। यहाँ तो मेरा नॉलेज से आप बड़ा इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन जब उपनिषद करते हैं तो मैं धीरे धीरे आपके माइंड में आता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करते, फिर मैं बताता, फिर मैं बोलता इसको लिख के दिखाओ, मैं बोलता भाई अक्साई चीन का मैप बना लो। यही नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्साई चीन का मैप बना के मुझे दिखाओ, दौलत बेग ओल्डी कहाँ पर है, नुब्रा वैली कहाँ पर है। आपको मैं बोलता हूँ कि भाई चाइना का कौन सा एरिया, पैंगोंग त्सो लेक का क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ ताकि आपको डोमेन बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर मैं एक आपको टेलीग्राम में भेज भी देता हूँ कोई मैप की, चलिए टेलीग्राम में आपको मैप किया है, खोलिए इस मैप को और इस मैप को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डोमेन हो जाता है। तो भाई एक चाइनीज इकोनॉमी इन रियल ट्रबल, हम चाइना की इकोनॉमी पहले भी पढ़े हुए हैं कि कैसे इकोनॉमी यहाँ के ट्रबल में आती रहती आ सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करना है कि भाई चाइना के इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने वर्ल्ड चाइल्ड वन नॉर्म ले आया,
उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड माइनस में जा रहा है, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ के लोगों का रिक्वायरमेंट अब बढ़ चुका है, अब वो हाई वेजेस की बात करते हैं। तो कुल मिला जुला के जो जिस कारण से लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो एक नया एरिया खोज रहे हैं। वो नया एरिया वियतनाम हो सकता है, वो लंबा सा सी कोस्ट है उसके पास, सिंगापुर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हांगकांग बेटर कर सकता है, वाई नॉट इंडिया, इंडिया क्यों नहीं। तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश का फ़ायदा उठा ही रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और कि ये क्या है आपका। मंगोलिया प्रेसिडेंट जो है उन्होंने गिफ्ट किया हॉर्स तेजास टू राजनाथ जी, भाई सही बात है। तो तेजास मंगोलिया के बारे में हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो ये कुछ आपके न्यूज करंट न्यूज एनालिसिस से हम लिए हैं जहाँ से कि हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए अब हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जो कल का न्यूज है, न्यूज़पेपर हमारे सामने मैं जो खोले हुआ हूँ वो है द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में अब एक जर्नलिस्ट अरेस्टेड अंडर यूएपीए इन अक्टूबर 2020। जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको अरेस्ट किया गया, यूएपीए, भैया यूएपीए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 124A, ये सब आपका जो सिटीजन्स के जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब क्या शुरू हो गया है, एक कर्तव्य, राइट्स ड्यूटीज़ का कन्फ्लिक्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यूपीएससी का मेंस का, राइट और ड्यूटी में क्या कन्फ्लिक्ट है। जब यूपीएससी में होगा तो बीपीएससी में भी हो सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसी रास्ते चलता है जिधर यूपीएससी चलता है। तो ये आपको समझना होगा। चलिए यूएपीए एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब हमें क्या कह रहे हैं कि कोई जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है। तो भाई जर्नलिस्ट जब अरेस्ट हुए हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको ये भी याद करना होगा कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, लोएस्ट में पहुँचे हुए हैं। लिख लीजिए इसको, क्या वर्ड लिखना है आपको, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है आपको। चलिए हम नया स्लाइड ही खोल लेते हैं, बेटर है न्यूज़पेपर के लिए। चलिए हम किसके लिए बात करें, न्यूज़पेपर, ठीक है। हम क्या न्यूज़पेपर पर, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, मतलब द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए हम दूसरा न्यूज में अभी आ रहे हैं कि गुजरात टू पंजाब, स्टेट्स वांट फ्री ग्रेन स्कीम टू गो ऑन बियॉन्ड सितंबर, मोर देन फाइनेंशियल बॉर्डर बफर स्टॉक अवेलेबिलिटी विल डिसाइड। भाई फूड सिक्योरिटी योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, फूड सिक्योरिटी योजना जो प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फ्री फूड ग्रेन स्कीम, लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फ्री फूड ग्रेन स्कीम। चलिए हम इसको ला रहे हैं, फ्री फूड ग्रेन स्कीम। क्लियर है आपके लिए। तो फ्री फूड ग्रेन स्कीम पे आपको लिखना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना के साथ इसको जोड़ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि इनिशियली अनाउंस हुआ था अप्रैल जून 2020 को, 3 महीना के पीरियड के लिए, वो काफ़ी दिनों तक एक्सटेंड किया गया। छठा फेज है जो कि सितंबर में एंड करना है। पर गुजरात से पंजाब तक सभी बोल रहे हैं भैया इसको बढ़ा दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ ज़रूरत है। अब आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में अन्न का उत्पादन तो बढ़ ही गया है। अभी हमारे देश में जो अन्न का उत्पादन बढ़ गया है शायद वो 315 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, नहीं तो ये अभी काफ़ी है, काफ़ी बफर स्टॉक हमारे यहाँ हो गया होगा। तो ये बोल रहा है कि गिवन द क्वांटम ऑफ व्हीट एंड राइस अवेलेबिलिटी इन द बफर स्टॉक नाउ, फूड ग्रेन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द पुअर अनदर 3 मंथ्स, दिसंबर तक हम चल सकते हैं। ये पॉलिटिकल कॉल है कि नहीं हम बात करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है, खाद्यान्न सुरक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। दूसरा है कि राहुल जी ब्रेक साइलेंस ऑन कांग्रेस चीफ पोल माइंड क्लियर है। राहुल गांधी का जोड़ो यात्रा को आप जोड़ सकते हैं दांडी यात्रा के साथ। दांडी यात्रा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैप ड्रा कीजिएगा दांडी यात्रा का, कहाँ से चले, कितना दिन चले, कौन दिन को चले, कितना तारीख को ख़त्म हुआ, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विथ गलवान इन माइंड कमांडर्स टोल्ड टू इंश्योर स्मूथ डिसएंगेजमेंट।
गलवान वैली, मैं भी बात कर रहा था। एक और नाम इम्पोर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, गुरदेव सिंह खुश। एक ऐसे आदमी है जिन्होंने कि 2 तरह के राइस वैरायटी को लाया था। द इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज का ये न्यूज है। तो भाई आपको इस न्यूज को गुरदेव सिंह बख्श खुश के साथ आपको नॉर्मन बोरलॉग का भी फोटो है, वही जो मैक्सिकन है और नोबल लॉरेट है, मैक्सिकन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट में। तो ये आपका हो गया। बिल्किस बानो केस तो आपके कॉन्टेक्स्ट में हमने कभी डिस्कस किया हुआ था। गहलोत लॉन्चेज अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, भाई मनरेगा में तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब अशोक गहलोत जी अपने राजस्थान में एक अर्बन मनरेगा लेके आए, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट इम्पोजेज बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ब्रोकन राइस हम नहीं भेजेंगे। तो लुक टू सॉफ्टन प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, के भाई यहाँ पर तो अन्न के लिए लोग बोल रहे हैं, तो क्यों भाई हम ब्रोकन राइस को बाहर भेजेंगे। चाइना वाइना में काफ़ी हमारे ब्रोकन राइस जाते थे, क्योंकि चाइना वगैरह का स्टेपल फूड हो जाता है। ब्रोकन राइस इंडिया से सस्ता पड़ता है। एक चीज़ जान लीजिए कि चाइना टाइप के कंट्री जो है हमारे यहाँ से इसी तरह के सामान खरीदते और देते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि नए न्यूज़ के साथ जब आप रहेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी कि इंपोर्ट। हम वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे कि वही वर्शिप एक्ट जो है वो 1991, इसके बारे में करंट अफेयर में बात कर रहे थे हम। न्यूज में भी आया हुआ है कि भाई ये 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑन October 11 टेक अप पिटिशन चैलेंजिंग द कंस्ट्रक्शनल वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा करने का जो अधिकार है उसके बारे में जो है 1991 का जो क्या प्रोवाइड करता है भाई, मेंटेनिंग स्टेटस को इन द कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेसेज, कि भाई जो धार्मिक जगह है उसके लिए स्टेटस को करके रखिए कि आप उसमें ज़्यादा बदलाव मत लाइए। इस कॉन्टेक्स्ट में यू ललित हैं। तो यू ललित जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो बोलते हैं भाई ये इशू को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। कंसिडरिंग द इशू इन्वॉल्व इन द मैटर इन आवर व्यू मैटर इज इमिनेंटली सुटेबल टू बी हेल्ड बाय द बेंच ऑफ 3 जजेज। बोले मैं अकेले क्यों लूँ भाई, 3 जज बेंच को डाल दो, वो लोग डिसाइड करेंगे। टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो बात क्या करता है कि भाई 1990 पिटिशन कि 1991 के एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम किसको देखेंगे। वो बोल रहा है कि पिटिशन एलेजे, जो पिटिशनर है वो क्या बोलता है कि 1991 लॉ क्रिएट्स एन आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल रिट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट ऑफ अगस्त 15, 1947, कि भाई वो बोल रहा है कि भाई अगस्त 15, 1947 को के लिए जो डेट कट ऑफ कर दिया है कि उस दिन जो स्थिति थी वही स्थिति रहनी चाहिए। ये बड़ा आर्बिट्रेरी है, गलत है। स्वाभाविक है कि पिटिशनर इज गाइडेड बाय सर्टेन बेसिक पॉलिटिकल मोटिव्स आल्सो, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। द पिटिशनर हु हैव चैलेंज्ड दिस एक्ट सेड द बेसिक ट्रस्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज दैट इट टेक्स अवे द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पिटिशनर क्या बोलता है कि भैया हमारा जुडिशियल रिव्यू का राइट जा रहा है, कि कोई भी चीज़ को कोई भी अगर डिसीजन है तो इसके बारे में जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या आपको बोल रहे हैं कि भैया ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कौन सी बात कर रहे हैं आपको, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये आपका ओवरलुक्ड फॉर चीफ सेक्रेटरी पोस्ट IAS ऑफिसर टेक्स 1987 बैच के जो निशा सिंह हैं वो चीफ सेक्रेटरी रैंक में पहुंच गई हैं। ठीक है, तो भाई प्रमोशंस तो होता है, चीफ सेक्रेटरी मीन्स वेरी सीनियर रैंक, नो सीनियर मोस्ट IAS रैंक इन द स्टेट। तो ये न्यूज हैं आपके इम्पोर्टेंट तो दिख रहे हैं काफ़ी सारे न्यूज। एक द हार्ड लाइन ऑफ शी जिनपिंग, डेफिनेटली चाइना की इकोनॉमी का तो बुरा हाल हो ही रहा है। तो जो चाइना का जो आपका क्या कहते हैं CPC ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जनरल सेक्रेटरी हैज डिसमेंटल्ड डेमोक्रेटिक मॉडरेशंस ऑफ द प्रेडिसेसर्स डेंग लिगेसी। डेंग का लिगेसी, डेंग क्या था, डेंग ने बोला था बाइड योर टाइम, अपना टाइम लो और अपने आप को मजबूत करो, कैसे भी हो देश को मजबूत करना है, डेंग का एक फिलॉसफी था। और डेंग के बाद शी जिनपिंग जो है वो जो है एक वर्ल्ड में अपना सुप्रीमेसी बताने की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रोल है।
तो लिख रहा है कि 10 years ago when Xi Jinping rose to become the general secretary of Communist Party of China, some called him China's मिखाइल गोर्बाचोव। कुछ लोग तो बोलते थे भाई चाइना का मिखाइल गोर्बाचोव और हमने डेंग का आपको कंपैरिजन गंगा घाट पे बहुत डिटेलिंग में किया था। यहाँ हम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हमारी ट्रेन बहुत तेज़ चल रही है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि भाई वहाँ तो हम 2 घंटा बैठते हैं, उपनिषद करते हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, आपके भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी डील करना होता है। यहाँ तो कोई है नहीं, स्टूडियो में बैठा हूँ, बस रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ। तो ये आपका शी जिनपिंग का कॉन्टेक्स्ट है, जिसका बारे में बोल रहा है कि मेनी होप दैट इट वुड टेक फॉरवर्ड द मॉडरेट पॉलिसीज ऑफ द प्रेडिसेसर्स जियांग जेमिन हु जुनता फ्रॉम द कम्युनिस्ट ऑथराइजेशन। जियांग जेमिंग की बात कर रहा है। तो ये जो इतने सारे जनरल सेक्रेटरी जो आए हैं, तो शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, और ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। टीबी मुक्त इंडिया, ये आपका एक मिनिस्टर साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी देखते हैं। नाम क्या है, मनसुख मंडविया। प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं मनसुख मंडविया है, तो स्वाभाविक गवर्नमेंट की बात करेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑफन एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन की बात तो मोदी जी नहीं कहते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 17वां पॉइंट ही है कि भाई पीपल पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी नियम नहीं चल सकता है। इसकी बात कैसे हम टीबी फ्री इंडिया करेंगे, भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है कि एक क्षय रोग कहते हैं टीबी को, निक्षय मित्रा, निक्षय 2, ये एक पोर्टल है जो सपोर्ट करता है। तो टीबी के बारे में निक्षय वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। दूसरा भाई कि क्या इसमें कौन कौन सी दवाई लगती है, सेनोजाइड, रिफाम्पिसिन, जिसके बारे में हम डिस्कस किए होंगे। इसके अलावा क्या है भाई, राशन कार्ड में अलग से राशन दिए जाने का प्रोविज़न किया जा रहा है। टीबी के बारे में आप थोड़ा सा एक ड्राइंग बना लीजिए कि भाई कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसे कैसे होता है, टीबी क्या फॉर्म करता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की भी बात कर लीजिएगा, और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से भी रिलेटेड करके माइक्रोबियल रेसिस्टेंट टीबी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और क्या बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब, ये बोल रहे हैं कि लोगों के पार्टिसिपेशन से, ठीक है भाई लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, तो एलिमिनेट द डिजीज बाई 2025 में इस डिजीज को हम हटा देंगे। एडिटोरियल है आपका इंडियन एक्सप्रेस का, शेख हसीना विजिट, शेख हसीना का जो विजिट है उसके बारे में बात करें। भाई शेख हसीना विजिट में तो सीधा सीधा बात हम करते ही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न सभी रिवर्स को बना लीजिए, कुशियारा रिवर, बराक रिवर, सभी रिवर बना लीजिए, लोहित, दिबांग, आपको पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र, तो इन सब रिवर को आपको बना लीजिए। किस रिवर का कौन सा वाटर शेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये एक कांस्टेंट इन द चेंज, एलिजाबेथ का रेजिम की बात कर रहा है कि when she was crowned in 1952 it was already an outstanding event, न्यूज अराइव्ड। तो ये जो 1952 से लेके आज तक का एक लंबा सा एक फेज चलता है, जिस फेज की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा न्यूज भरा हुआ है। किंग स्पीच बिगिंस एट न्यू इरा, किंग का स्पीच, क्वीन के स्पीच की बात हो रही है, और बात हो रहा है कि रॉयल रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, जो क्वाइंस, चलिए तो पूरा का पूरा आपका ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है इस पेज में। और डॉल्फिन पोर्पोइजेज फर्स्ट टाइम, तो डॉल्फिन पोर्पोइज फर्स्ट टाइम एवियन फ्लू सी इन कैटासियंस। भाई डॉल्फिन मैमल्स ग्रुप का है, मैमल्स का कौन सा ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर में आपको डॉल्फिन आता है, तो वेल है, डॉल्फिन्स है, ये सब कैटासियंस ग्रुप में बात होता है कि ये बॉटल नोज डॉल्फिन फाउंड डेड इन फ्लोरिडा कनाल इन द स्प्रिंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर हाईली वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द बर्ड फ्लू। डॉल्फिन को, समुद्री डॉल्फिन को बर्ड फ्लू हो गया, एवियन फ्लू हो गया, मैमल से। साइंटिस्ट सेड ऑन वेडनेसडे, भाई आप समुद्र के अंदर में पोल्ट्री के वेस्ट को डालेंगे तो स्वाभाविक बात है कि पोल्ट्री में अगर फ्लू है तो वो जाके मैमल्स को पकड़ेगा। और मैमल्स क्योंकि आप जानते ही हैं कि रेप्टाइल्स से निकला हुआ बर्ड्स एंड उधर साइड से निकल गया मैमल्स,
कुछ जेनेटिक सिमिलरिटी हमारे बीच में है, तो स्वाभाविक है कि हम इस तरह का एवियन फ्लू हम पकड़ सकते हैं। तो scientists said on Wednesday the announcement came a week after Swedish officials reported that they found the same type of avian flu in the stranded porpoise। porpoise है उसमें भी ये पाया गया है। तो ये आपको है कि भाई ये तो बर्ड फ्लू फैल रहा है और हमारे इसमें भी जा रहा है। चीता के बारे में न्यूज है। चीता जो है भाई हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि चीता हम लाएंगे। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क शायद हम बात कर रहे थे ना, मध्य प्रदेश में, इसके बारे में बात हो रही थी, कूनो नेशनल पार्क। चलिए, मैं जान रहा हूँ कि मैं बड़ी तेज़ी से भाग रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलूँगा क्योंकि हमारे यूट्यूब का भी लिमिटेशन शायद